सबसे पहले तो इम्पैक्ट इंडिया समिट में आपका बहुत स्वागत है। एक ऐसा समिट जहां पे देश के तमाम सोशल एक्टिविस्ट जुड़ रहे हैं और इस जिम्मेदारी से कि हमें अपनी संस्थान का निर्माण कुछ इस रूप में करना है जिससे कि हम अपनी भारत को एक सही दिशा दे सकें। सबसे पहले इस मंच पर आकर दूर दराज से आपसे मिलने के लिए लोग आए हैं। इस मंच पर आकर कैसा महसूस हो रहा है और इन लोगों के लिए पहला इस मंच से जो इमेज आपके जहन में है वो क्या है सर? नहीं, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ। देखिए, आज के ज़माने में जहाँ रुपया इतना प्रधान हो गया है कि रुपये के खातिर आदमी झूठ भी बोल देता है, और झूठ बोलता है तो पहले उसका अपमान होता था, समाज से उसकी प्रतिष्ठा खत्म होती थी। आज के ज़माने में जो झूठ बोल रहा है वो स्मार्ट कहा जा रहा है। तो ऐसे बदलते हुए समाज में अगर आप सेवा का बीड़ा उठाए, NGOs चला रहे हैं और आप यहाँ पर आए हैं इतने दूर दराज इलाकों से, तो मैं समझता हूँ कि भारत में अभी भी आध्यात्मिकता बाकी है, भारत में अभी भी जान बाकी है, और भारत में वो चीज़ बाकी है जो दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। जब मैं कोशिश कर रहा था कि आखिर किन संदर्भ में आपसे बातचीत की जाए, तो मैं चारों तरफ से घिरा हुआ खुद को महसूस कर रहा था। खेल पत्रकारिता को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक दिशा में वो इतना आगे निकल रहा है जहाँ पे लोग छूट रहे हैं। देशभक्ति की भावना को हम इस कदर देख रहे हैं जहाँ पे सिर्फ पैसा ही दिख रहा है। उन लोगों की भावना के साथ मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं खेल हो रहा है। जय शाह जी की प्रोफाइल को जब मैं देखता हूँ तो नरेंद्र मोदी से 12 गुना 13 गुना ज़्यादा पैसा वो आज कमा रहे हैं सैलरी के रूप में। एक आम जनता की भावना को जब देखकर समझने की कोशिश करता हूँ तो लगता है कि ये क्रिकेट मैच देशभक्ति के लिए तो शायद नहीं है, क्योंकि जब दूसरे देश के उस खेल को देखता हूँ जिसमें लोकप्रियता सबसे अधिक है, वहाँ पे यहाँ 12,000 करोड़ का ग्राफ दिखता है, वहाँ पे 3 लाख करोड़ का ग्राफ दिखता है। एक खेल जर्नलिस्ट के नाते सर ये पूरी स्टोरी को आप कैसे देख रहे हैं? ये कि देश का मैं भाग्य कहूँ या दुर्भाग्य जो भी कहें, और मैं तो क्रिकेट से जुड़ा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि इसकी जितनी ज़्यादा उन्नति हो, जिसमें से जितना पैसा ज़्यादा निकले। देखिए, दुनिया भर में कितने भी दुर्दिन आ जाए, युद्ध की विभीषिका चल रही हो, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा हो, व्यापार धंधे ठप पड़े हों भले ही, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा बढ़ती जा रही है वो क्रिकेट का व्यापार। और एक ज़माना था जब क्रिकेट था एक धर्म की तरह गिना जा रहा था, पहले खेल की तरह शुरू हुआ, फिर इसे धर्म की तरह माना जाने लगा, और अब तो व्यापार हो गया है। देखिए, एक ज़माना था जब गुलाम बिकते थे ना, उसकी नज़र नीचे झुकती थी और वो हाथ बांधे खड़ा रहता था कि मैं बिक रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है। आज तो क्रिकेटर्स बिक रहे हैं सरेआम, करोड़ों की रुपये उनको मिलते हैं, और बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मैं तो इतने में बिका, तुम कितने में बिके। तो ये ज़माना बदल गया। देखिए, आप शिकायत नहीं कर सकते, समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, वातावरण बदल रहा है, हमें भी बदलना होगा। और अगर आप नहीं बदलोगे तो समझो कि आप ठुकरा दिए जाओगे। अब देखिए, मैं तो गरीबी से शुरू किया था। मैंने 15 रुपये महीने के मकान में किराए से रहते थे। हम 4 भाई थे, माता पिता बड़ी मुश्किल से हमें पढ़ाते थे, और जैसे तैसे इंजीनियर बनाया। मैं सबसे कमज़ोर विद्यार्थी था क्लास में, उसके बावजूद भी भले ही से शक्ल सूरत से न लगता हूँ, लेकिन मैं इंजीनियर हूँ। तो आप ये समझिए कि आप मेहनत करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, और अपने विचार शुद्ध रखें। और सबसे बड़ी बात, आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपका सेंसेक्स कितना ऊंचा है देश का, DSC का सेंसेक्स कहाँ पहुँच गया। आगे का मतलब ये भी नहीं कि आपकी कितनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ हैं शहर में। इसका मतलब ये भी नहीं कि आपके पास कितनी सारी कारें हैं और किस किस ब्रांड की कारें हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि जो समाज अपने गुणीजनों का सम्मान करता है, जो समाज अपने सेवा भावियों की मदद को दरकिनार नहीं रखता है और उसको इज्जत की दृष्टि से देखता है, वो समाज आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मुझे खुशी है कि आप इतनी दूर से, इतने दूर दराज इलाकों से यहाँ आए हैं। और सेवा का सम्मान, तो मैं समझ रहा हूँ कि इस देश में अभी वो जान बाकी है जो जिसके नाम से भारत देश जाना जाता रहा है। सुशील सर, जब मैं इन लोगों से बातचीत कर रहा था आपसे मिलने को लेके,
कई लोगों का रिएक्शन था कि सुशील सर को जब पद्मश्री अवार्ड मिल रहा था तो कहाँ पे थे, पहली खबर कैसे मिली, और 15 रुपए की वो मकान का रेंट और वहाँ से सफ़र की शुरुआत, फिर पद्मश्री का वो सफ़र, ये कैसे सब कुछ संभव हुआ? बहुत ही शॉर्ट में। नहीं, मैं तो बड़ी सरल कहानी है, क्योंकि देखिए मैं 13 साल का था तब की एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको। इसलिए नहीं कि मेरी कहानी है, ये एक गरीब बच्चे की कहानी समझ कर आप बोलिए। ऐसा नहीं कि मैं कोई अपना महिमा मंडन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे प्रेरणा मिलती है। और कहानी है कि 13 साल का लड़का था मैं, तमाम फोटोग्राफ्स इकट्ठे किया करता था, लाइब्रेरीज में जाके चुरा के ब्लेड ले जाता था जेब में और लाइब्रेरी से फ़ोटो काट के अपनी एल्बम में, क्रिकेटर्स के फ़ोटो एल्बम में इकट्ठा किया करता था। तब जब 13 साल का हुआ तब रिची बेनों की टीम भारत आई थी, 1959-60 की बात है ये। और मैंने पिताजी से जिद पकड़ी कि भाई मुझे तो कुछ भी हो, मुझे तो मैच देखना है, बम्बई टेस्ट मैच। तो बम्बई में हमारे रिश्तेदार भी थे, रहने करने की व्यवस्था थी। तो पिताजी को मालूम नहीं था कि मैच देखना इतना आसान थोड़ी, 50,000 लोग अगर अंदर बैठे हैं तो 50,000 लोग बाहर भी खड़े रहते हैं अंदर घुसने की फिराक में। उनको कुछ पता नहीं था, उनको क्रिकेट में दिलचस्पी भी नहीं थी, लेकिन अपने बेटे में दिलचस्पी थी। तो वो पता नहीं क्यों मुझे ले गए, मैं बम्बई गया। अब सच मानिए 4 दिन तक हम गरीब बाप के गरीब बेटे 5 दिन तक, 4 दिन तक बल्कि स्टेडियम के इर्द गिर्द ब्रेबोन स्टेडियम की कहानी याद है मुझे। ब्रेबोन स्टेडियम के, तब ब्रेबोन स्टेडियम में मैच होता था, वानखेड़े में तो 1975 से शुरू हुआ। तो 4 दिन तक हम पिता पुत्र स्टेडियम के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहे कि कहीं कोई सस्ता टिकट मिल जाए। टिकट मिला नहीं। चौथे दिन चाय पान के समय पुलिस वाले को हम पर दया आ गई। उसने कहा कि अरे वो पहचान गया कि 4 दिन से मेरे बाप बेटे भटक रहे हैं। उसने कहा अरे कोई जुगाड़ नहीं हुआ क्या, 4 दिन से भटक रहे हो? तो पिताजी ने कहा कि देखिए मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है, बच्चे का दिल टूट जाएगा, हम इंदौर से आए हैं, इसको अगर अंदर कर दें किसी तरह तो मैं समझता हूँ कि मेरा सपना पूरा हो जाएगा। तो उसको दया आ गई। उसने कहा कि एक काम करता हूँ, चाय पान के समय जो रेला आता है ना, मूंगफली और खाने और चाय पीने, तो उस रेले के साथ में इस बच्चे को अंदर ठेल दूंगा, लेकिन आपको बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। अब देखिए पिता होते ही ऐसे, शायद मैं तो आज अपने बेटे के लिए ऐसा नहीं करता समृद्ध होने के बावजूद भी, लेकिन वो गरीब पिता ने अपने बेटे को अंदर भेज दिया और मुझसे ज़्यादा खुश वो बाहर खड़े रहे। 90 मिनट का होता था, तो वो बाहर क्यों खड़े रहे और उसी जगह एक जगह खड़े रहे कि बाद में भीड़ आएगी 50,000 लोगों की, बच्चा गुम न हो जाए, तो उसी जगह एक टक 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 लगाए वहीं खड़े रहे। तो मैं अंदर चला गया, खुदकता हुआ, मुझमें इतनी मतलब संवेदना भी नहीं थी कि आदरणीय पिताजी बाहर खड़े। मैं तो अंदर चला गया, देखा ऋषि बेनों को, देखा नॉर्मन ओनील, नील हार्वे जिनके फोटो में इकट्ठे करता था, वो खेल रहे थे, बड़ी पार्टनरशिप बन रही थी, बड़ी तबीयत खुश हो गई। वातावरण देखा, ओह उत्साहित हो गया, लोग नारे लगा रहे थे, कोई झंडा लहरा रहा था, कोई बोला कि भाई बूम, समझ में नहीं आया इसका क्या अर्थ होता है, लेकिन नारे लगा रहे थे, कोई कपड़े निकाल कर खड़ा हुआ था। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा वातावरण कि चमत्कृत हो गया। मैं पहली बार देख रहा था। तब मेरी नज़र पड़ी कमेंट्री बॉक्स पर। मैंने किसी से पूछा यार यहाँ कौन बैठा है, कौन कमेंट्री कर रहा है? तो किसी ने कहा कि वहाँ पर विजय मर्चेंट और बॉबी तलियार का कमेंट्री कर रहे हैं, इनके तो मैं फ़ोटो इकट्ठे किया करता था। तो मैंने कहा जगह देखी, क्या जगह है, बर्ड्स आई व्यू, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे पक्षी देख रहा हो, और वहाँ से स्विंग और सीम और सब दिखाई दे रहा है। तो मन में एक भूख उठी कि क्या यहाँ से कभी कमेंट्री करने का मौका मिलेगा। ये तो सोचा नहीं था कि मिल जाएगा, लेकिन ऐसे एक सपना। तो देखिए हमारे कलाम साहब जो कहते हैं ना, खुली आंखों से देखा सपना पूरा होता है, बंद आंखों से अगर सपना देखोगे तो आंखें खुलने के बाद सपना खत्म हो जाएगा। तो खुली आंखों से सपना देखा, और आप देखिए जंगली सपने कैसे सच होते हैं। 1972-73 में जब इंग्लैंड की टीम आई और भारत में हिंदी कमेंट्री की शुरुआत टेस्ट मैच लेवल पे, कमेंट्री तो मैंने 1968 में ही कर ली थी, लेकिन टेस्ट मैच लेवल पे पूरे अखिल भारतीय स्तर पर कमेंट्री पहली बार शुरू हो रही थी। जसदेव सिंह और मैंने कमेंट्री की थी वहाँ पे। तो उसी ब्रेबोन स्टेडियम से जहाँ सपना देखा था ना, उसी स्टेडियम से मैंने उसी कमेंट्री बॉक्स से
अपना पहला टेस्ट मैच की कमेंट्री की। तो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि मैं स्कूल में बहुत साधारण विद्यार्थी था। स्कूल में मास्टरों की रोज मार खाता था, रोज मुर्गा बनाया जाता था और पीठ पर मोटा डंडा खाता था। तो मेरे जैसा साधारण पढ़ाई लिखाई में पास होने वाला लड़का भी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कमेंटेटर बन सकता है और पद्मश्री की उपाधि जिसका आपने जिक्र किया वो भी प्राप्त कर सकता है, तो आप लोग तो भाई लोगों बहुत अच्छे स्टेडियम, बहुत अच्छी जगह पर पढ़े लिखे हो, आप तो आसमान छू सकते हो। केवल यही कि अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना चाहिए कि भाई मैं अद्भुत कर सकता हूँ। और दूसरी बात, अपनी सीमाओं को पहचानो। मदन लाल मेरे बड़े मित्र हैं जो 1983 के विश्व कप के हीरो रहे हैं, दिल्ली में अक्सर मुलाकात होती रहती। कई क्रिकेटर्स मेरे पुराने बड़े मित्र हैं। मदन लाल जी एक ही बात कहते थे कि उनके पास जितने भी पेरेंट्स आते हैं ना क्रिकेट सिखवाने के लिए अपने बच्चों को, वो एक ही बात कहते हैं कि जितना चाहिए उतना पैसा ले लो, हमारे बच्चे को तेंदुलकर बनाओ। अरे उन्होंने कहा तेंदुलकर कोई 100 बरस में एक दफ़े पैदा होता है, ईश्वर बनाता है, हर किसी को तो कहने का मतलब ये कि वो कह रहे थे कि उस बच्चे का मैं जो उसमें काबिलियत है उसका सर्वश्रेष्ठ मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन हर बच्चे को मैं तेंदुलकर नहीं बना सकता। तो हमें भी ये सीखना चाहिए कि अपनी प्रतिभा का 100% हम हासिल करें। कोई ज़रूरी नहीं कि हर आदमी तेंदुलकर बन जाएगा तो 11 आदमी तो खिलाने हैं, कहाँ से खिलाएंगे। ये तमाम चीज़ें हमें समझने की, अपनी सीमाओं को पहचान कर अगर काम करेंगे तो बहुत जल्दी जीवन में आगे बढ़ सकेंगे और असंतोष आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। और पद्मश्री का आपने बताया, तो उस समय मेरे पिताजी तो थे नहीं जिन्होंने मेरा इतना मेरा ध्यान रखा बचपन से लेके पूरी, जब तक मैं जवान हो गया, नाम कमा लिया, तब तक भी। लेकिन मेरी माता जिंदा थी और मेरी माँ एक बात कहती थी कि उस माँ को अब क्या, उस माँ को इससे ज़्यादा क्या चाहिए, जिसके बेटे को पद्मश्री मिल गया उस माँ को इससे ज़्यादा क्या है। तो माता पिता होते ऐसे। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आपको कितना भी फंडिंग मिल जाए, आप कितने भी बड़े स्थान तक पहुँच जाए, लेकिन उन माता पिता को मत भूलिए जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया। और माता पिता को भी एक बात कहना चाहता हूँ कि बागबान की तरह ध्यान मत दीजिए आप। बागबान में कहा गया कि हमने इतनी मदद की तो बच्चों ने हमारी कोई मदद नहीं की, ये बात को ज़्यादा उन्होंने कहा। मैं तो समझता हूँ हर माता पिता ये सोचता है कि उसका सपना क्या था, बच्चे का सपना पूरा करना। बच्चे का सपना पूरा कर दिया, मस्ती छानो, खुश रहो। अब ये क्यों सोचते हो कि वो आपका सपना पूरा करे, वो अपने बच्चों का सपना पूरा करेगा। भाई आपका सपना पूरा करने का अगर आप ख्याल रख रहे हो तो ये तो तिजारत हो गई ना, व्यापार हो गया कि आपने किया तो आप वो भी आपका करें। ये कभी मत, अपना ध्यान खुद रखिए, इतना संपन्नता खुद की रखिए कि आपको किसी से लेना न पड़े। मैं तो ज़िंदगी में आज हमारे तो आज देखिए गरीबी से उठे थे, आज टोयोटा का हमारा शोरूम है कारों का, 150 आदमी हमारे यहाँ काम करते हैं। तो और होंडा कार स्कूटर्स के 4 शोरूम से हमारे, तो इतने लोग काम करते हैं आज हमारे यहाँ। लेकिन 2 बातें हैं कि एक तो बेटे से कभी पैसा मत मांगिए, हमेशा उनको देने की कोशिश करिए और वक्त के साथ चलिए। एक बार आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, भावुक हो गया हूँ मैं। एक बार मेरे बेटे से मैंने पूछा कि भाई हाउ कैन आई हेल्प यू इन योर बिजनेस, तो उन्होंने कहा बाय नॉट कमिंग हियर। तो मुझे बुरा नहीं लगा, वो सच कह रहा था। क्योंकि क्या है कि अगर आप वक्त के साथ नहीं चलोगे तो आप कोशिश करते हो पैसा बचाने की और वो कोशिश करते हैं पैसा बड़े स्केल पर कमाने की, तो हम वक्त से पीछे चल रहे हैं। मैं कमेंट्री में आज तक टिका हुआ हूँ तो इसका कारण एक ही है। देखिए मैं 60 ओवर्स का मैच होता था तब भी कमेंट्री करता था, टेस्ट मैच जब 6 दिन का होता था तब भी कमेंट्री करता था, और जब बाद में T20 हो गया तो भी कर रहा हूँ। जब टेस्ट मैच होता था हम उससे शास्त्रीय क्रिकेट कहते थे, और जब T20 आया तो हमने जब वनडे आया तो हमने उसको पायजामा क्रिकेट कहना शुरू कर दिया। जब T20 आया तो हमने उसको चड्डी क्रिकेट कहना शुरू कर दिया, और अब T10 आ गया तो हमने अपनी कल्पना शक्ति को दौड़ाना बंद कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि वक्त के साथ चलो। आप NGO में हो, सेवा का कार्य अद्भुत
कार्य, दाहिने हाथ से सेवा करो तो बाएं हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, ये सुनील गावस्कर मुझे अक्सर कहते रहते हैं। कई वो देखिए ऐसे ऐसे हार्ट के बच्चों के मरीजों को जिनके दिल में छेद हो जाते हैं ना, उनका इलाज अमेरिका भेज कर कराते हैं, किसी को जिक्र नहीं करते हैं। आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन ये करते हैं। तेंदुलकर जो रुपयों की सख्त ज़रूरत थी, तब भी उन्होंने किसी स्मोकिंग का, उनके पिताजी ने उनको ना कर दिया था कि कोई ऐसा सिगरेट का इसका आप नहीं करोगे विज्ञापन, चाहे कुछ भी हो, भूखे मरना पड़े, लेकिन ये काम नहीं करना। विराट कोहली भी कोई ऐसी चीज़ का विज्ञापन नहीं करते जिससे शरीर को नुकसान पहुंचे। ये सब चीज़ें सीखने की कि सेवा कार्य करो अपने संतोष के लिए, लेकिन साथ ही सेवा के साथ में परिवार का भी ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कोई सेवा एक नशे की तरह हो जाए जहाँ पारिवारिक कर्तव्यों को आप भूल जाओ, परिवार का भी ध्यान रखो। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा निराश आप लोगों को मैं कर सकता हूँ, इसके लिए पहले ही माफ़ी ले लेता हूँ। कितने ऐसे लोग यहाँ पे बैठे हैं जो क्रिकेट मैच बहुत देखते हैं, दिलो जान से देखते हैं और भारत को जीतते हुए देखना चाहते हैं हमेशा? कितने लोग हैं? प्लीज़ अपने हाथों को उठा दीजिए। सुशील सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। आज की जो जनरेशन है, मैं देख रहा हूँ जो हार्डकोर फैन जिसको हम बोलते हैं, 365 दिन में 70 से 100 दिन अपना समय क्रिकेट मैच देखने में लगा रहे हैं साल में। तकरीबन 20 से 25% कह सकते हैं कि ये फीसद है, ये आंकड़ा है। क्या कभी इस मन से ऐसा महसूस हो सकता है कि इतना समय देना मुझे लगता है कि सही नहीं है? तब जब मुझे लगता है कि ऑफिस में भी है तो दिलों में क्रिकेट मैच, काम छोड़ के क्रिकेट पे नज़र होती है। तो क्या लग रहा है, इतना समय देना कहीं करियर के साथ हम गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं? देश को कहीं गलत दिशा में तो नहीं ले जाने की कोशिश है? नहीं, बड़ा सही सवाल है। देखिए, एक बार 1996 से 93 की बात है और हम साउथ अफ्रीका गए थे कमेंट्री करने। वहाँ सुनील गावस्कर भी थे, मोहिंदर अमरनाथ भी थे, यशपाल शर्मा, सब हम लोग। मैं भी हिंदी, तब तो हिंदी में कमेंट्री नहीं किया करता था। वो उन दिनों की बात है जब आवाज़ और भाषा का महत्व हुआ करता था। तो मुझे मुख्य कमेंटेटर इन्होंने स्टार टीवी वालों ने बनाया था। एक दिन ऐसे ही बैठे थे, मोहिंदर अमरनाथ कमरे में आ गए, क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, वक्त काट रहा हूँ। तो उन्होंने जो बात कही ना, वो आज तक मेरी ज़िंदगी का सबब बन गया, एक प्रेरणादायक प्रसंग बन गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम समय काट सको। कभी मत कह जाए कि तुम समय काट रहे हो, समय तुम्हें काट रहा है। तुम बूढ़े होते जा रहे हो, वक्त खत्म होता जा रहा है, और ये समझिए समय तुम्हें काट रहा है। तुम्हारी इतनी औकात ही कहाँ है कि तुम काल की गति को काट सको। ये मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं भूलता। और दूसरी बात जो आपने कहा ना कि क्रिकेट में ही सारा ध्यान हम लें और समय की बर्बादी करें, ये भी ठीक नहीं है। देखिए, हमारा और भी काम है मोहब्बत के सिवा, जैसा कहते हैं ना, वैसे और भी खेल हैं क्रिकेट के अलावा, उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मुझे याद है कि शंकर लक्ष्मण साहब हमारे महू में ही रहते थे। आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, क्योंकि क्रिकेट ही देखते हो आप लोग भी, आपको क्यों याद होगा। 1964 में जब ओलंपिक जीता था भारत ने, तो शंकर लक्ष्मण भारतीय टीम के हॉकी गोलकीपर थे, दुनिया के सबसे बढ़िया गोलकीपर मानते। और पाकिस्तान के ऊपर भारत ने पहला गोल कर दिया था। पाकिस्तान तब बड़ी टीम हो गई थी और भारत को हराने लगी थी। फिर उनका बहुत ज़बरदस्त आक्रमण हुआ। मुझे याद है कि उन्होंने 7 गोल ऐसे बचाए जो कि निश्चित गोल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने बचा लिए और भारत को स्वर्ण पदक जिता लिया। उनको पद्मश्री उपाधि मिल गई। हमारे महू में ही रहते थे, इंदौर के पास में ही हैं। अब देखिए, उनके बुरे दिन आए, क्योंकि हम तो क्रिकेट का ही शौक़ रखते हैं, क्रिकेट वालों को ही सारा पैसा देश का देते हैं। किसी दूसरे खेल की हम कल्पना भी नहीं करते और उनसे बातचीत भी नहीं करते। केवल बस पदक मिल जाए तो उनकी प्रशंसा कर ताली बजा देते हैं और घर लौट जाते हैं। तो वो किराने की दुकान चलाते थे महू में। अब ऐसा हुआ कि उनके पैर में गैंग्रीन नाम की बीमारी हो गई। अब गैंग्रीन है ना, जहर फैल गया पूरे पैर में, और डॉक्टरों ने कहा कि साहब ये तो पैर काटना पड़ेगा, और पैर नहीं काटा तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। अब बता दीजिए, उनके पास पैर काटने के पैसे नहीं, बात पैर बचाने की नहीं है।
भारत के सबसे बड़े स्वर्ण पदक विजेता हॉकी के गोलकीपर, महानतम गोलकीपर के पास पैर कटाने के पैसे नहीं। ये हमारे अन्य खेलों की हालत, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं ना, केवल क्रिकेट के प्रति अत्यधिक मोह, उसके कारण भी एक नुकसान तो हो रहा है दूसरे खेलों का। जैसे तैसे लोगों ने पैसे इकट्ठे किया, और उसी तरह से मुझे याद है कि किशन लाल जी 1948 के भारत के कप्तान थे। उनकी तो कहानी भी पर्दे पे आ चुकी है, सबको मालूम। मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तब नवनीत हिंदी डाइजेस्ट करके एक मैगजीन आती थी, बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका थी, तो वो मुझसे लिखवाते थे। तो मैंने उनकी कहानी उनके शब्दों में लिखी थी। तो उन्होंने बताया था कि रात को पहली बार 1947 जब हमको आज़ादी मिली ना, पहली बार भारत का मुकाबला हो रहा था इंग्लैंड से, और इंग्लैंड की भूमि पर 1948 का ओलंपिक इंग्लैंड में भारत का सामना इंग्लैंड से। तो रात को इनको नींद ही नहीं आ रही थी कि इंग्लैंड से हार गए तो देश की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। रात को उठे 2 बजे इकट्ठे भारत का झंडा उठाया उन्होंने, और सबको खिलाड़ियों को इकट्ठा किया, और होटल से बोले यार झंडे की कसम खाकर बोलो कि कल भारत को जिताओगे। सबने कसम खाई, और फिर जाकर ये अगले दिन मैच खेले, भारत को 4-0 से जितवाया। तो आज़ादी के बाद का पहला स्वर्ण पदक। ये जो जज्बात है ना गरीबी के बाद, और मैंने उनको देखा है जब मैं उनका इंटरव्यू करना गया ना, चड्डी और बनियान पहन के उन्होंने इंटरव्यू दिया था। मतलब ये भारत के सबसे बड़े कप्तान की ये हालत। तो आपने जो सवाल किया ना, तो क्रिकेट के प्रति दीवानगी, उसके प्रति ही हमारा सारा पैसा, सारा समर्पण, हमारी पीढ़ियाँ। आज देखिए दुनिया कितनी भी मुसीबत में हो, लेकिन क्रिकेट का व्यापार आज भी हमने पढ़ा IPL में कितनी बड़ी, मतलब कितने करोड़, 1654 करोड़ रुपयों में एक टीम बिक रही है। तो आप समझिए कि क्रिकेट के पीछे कुछ भी करने को तैयार है हमारे उद्योगपति, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे नेता ट्वीट करते हैं जब क्रिकेट का कुछ हो जाता है। भला अब तो होने लगा है, नई जो संस्कृति है, नया जो अभी मोदी जी करते हैं ट्वीट, खुशी की बात है, हर खेलों पे ट्वीट करते हैं। अच्छा लगा, मैं किसी पार्टी का नहीं, लेकिन एक बात मुझे अच्छा लगता है कि देश का सर्वोच्च व्यक्ति, अगर मैं आदरणीय मुर्मू जी से मिला था, तो इस दौर में आए तो मुझे मिलने बुलाया था उन्होंने। मैं कुछ 2-3 लोगों को बुलाया था, उसमें मुझे भी बुलाया था। तो उन्होंने एक बात कही कि मैं तो कमेंट्री सुनती नहीं, लेकिन मेरे पति आपके कमेंट्री सुनते थे, तो अच्छा लगा हिंदी कमेंट्री। और आपने जो जिक्र शुरू में किया था ना जब शुरू में हिंदी कमेंट्री शुरू की ना, तो भारत में नई चीज़ों के प्रति लोग शुरू में काफ़ी प्रतिरोध करते हैं कि भाई 22 यार्ड्स का खेल, अंग्रेज़ों का खेल, उसमें हिंदी का क्या काम, स्क्वायर लेग को क्या कहोगे, वर्गाकार पैर कहोगे, हैं सिली मिडॉन को मूर्ख मिडॉन कहोगे, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन उस खेल में हिंदी कमेंट्री की, और पहली कमेंट्री की, तो आप समझिए कि प्याले में एक तूफान सा आ गया। लोगों ने कहा कि क्रिकेट की हत्या हो गई, हिंदी में भी कोई कमेंट्री हो सकती। शायद अच्छा भी नहीं किया होगा, तब 18 साल का ही था, लड़का ही था, कॉलेज में पढ़ता था, इतनी परिपक्वता भी नहीं थी, लेकिन दिल को बड़ी ठेस पहुंची। ये ठेस लगना कम उम्र में, ये आप लोगों को कहता हूँ बहुत ज़रूरी है। ठेस लग जाए तो आपका स्वाभिमान अंदर से जागृत हो जाता है। तब मैंने सोचा कि खिलाड़ी करता क्या है, व्यवहार को अंग्रेजी में अब सोचना ही है, हिंदी में ही सोचना है। अब स्क्वायर कट करता है तो क्या करता है, शॉर्ट पिच गेंद आती है, ऑफ स्टंप के बाहर रहती है, बल्लेबाज अपने आप को गेंद की लाइन से अलग करता है, स्ट्रोक के लिए जगह बनाता है, और स्क्वायर कट कर देता है 4 रन के लिए। ये देखिए, मैंने तो इस तरह से सोचा केवल, लेकिन इसमें एक भाषा, शब्दावली और शैली तीनों बन गई। ये मुझे पता भी नहीं था कि शैली अपने आप ही बन गई। तो उसमें आज भारत में मैं 4 वाक्य बोलता हूँ, लोग पहचान जाते हैं कि कौन कमेंटेटर है। एक शैली बन गई, तो मैं अपनी पहचान स्थापित करूँ। आप जो काम कर रहे हो ना, अद्भुत कर रहे हो, लीक से हटकर काम करो, अपनी पहचान स्थापित करने की कोशिश करो कि आप जो काम कर रहे हो लोगों को लगना चाहिए कि आपका काम है। ऐसे कई काम रहते हैं देश में जो आप कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि आप ऐसे लोग दूर दूर से, दूर दराज इलाकों से आए हो। इसका मतलब साफ है कि आपके मन में कुछ नया और कुछ अच्छा करने की एक कसक है, एक इच्छा है, और ये काम आप लोग कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है।
और मूल्य पहचानने की मैं बात कर रहा था, आप जो कह रहे थे ना कि मूल्य पहचान, विराट कोहली जब जाते हैं ना विकेट पे तो उनको मालूम रहता है कि मिनिमम 50 रन तो बनाते हैं, शतक बनाने का मुझे करना ही है कुछ काम। सुनील गावस्कर भी ये कहते हैं। तो आपका भी जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप आए हो दुनिया में, दुनिया के पिच पर आपको ईश्वर ने भेजा है, तो अपनी कारगरता आप सिद्ध करो और बताओ कि भाई आपने भेजा है तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, कुछ अच्छा काम करके दिखाओ। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं पहले ही अनाउंस कर देता हूँ कि आप लोग के पास आज मौका होगा सवाल पूछने का, तो आप लोग भी अपने मनों में उन सवालों को दोहरा लीजिए कि क्या पूछना है। सवाल ये कि यहाँ पे कई ऐसे शख्सियतें हैं जिनके जहन में है कि मुझे भी अब पद्मश्री का सम्मान मिले। तो सवाल ये कि पद्मश्री मिलने के पहले की जिम्मेदारी और पद्मश्री मिलने के बाद की जिम्मेदारी, कितना दोनों में अंतर महसूस करते हैं साहब? नहीं, आपको पद्मश्री से और ज़्यादा विनम्र हो जाते हैं। देखिए उसमें पहले मुझे थोड़ा कॉलर ऊँचे हो जाते, थोड़े जवान भी थे, अभी भी जवान हैं, लेकिन पहले और भी छोटा था। तो ज़रा सा कुछ होता, 19-20-25 साल की उम्र, तो कॉलर ऊँचे हो जाते थे कि बड़ा नाम हो रहा है, जिधर जा रहे हो सुशील जोशी जा रहे हैं। मतलब रेडियो के टाइम पे तो बड़ा स्टारडम था, एक दिन में 300 चिट्ठियाँ आती थी मतलब। और क्रिकेट खिलाड़ी तब के आज भी इसीलिए इज्जत करते हैं, उनको मालूम था उस ज़माने में इतनी चिट्ठियाँ या तो सुनील गावस्कर के नाम पे आती थी, या फिर बिशन बेदी के नाम पे, या फिर सुशील जोशी के नाम से। उस ज़माने में इतनी चिट्ठियाँ आती थी और इतने प्रशंसक होते थे, तो कॉलर ऊँचे हो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ती गई, उम्र बढ़ती गई, समझ बढ़ती गई, और फिर समझ में आया कि ये लोगों के कारण आप हो, आपके कारण लोग नहीं हैं। तो फिर विनम्रता अपने आप आ जाती है और फिर लगता है कि आप अकेले नहीं हो, आपके मित्रगण, आपके माता पिता, आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, ये सब आपके यहाँ तक पहुँचने में मददगार है। आज मैं कमेंट्री अभी भी कर रहा हूँ, 80 दिन कमेंट्री करता हूँ, रणजी ट्रॉफी वगैरह करता हूँ, दूरदर्शन पे डीडी स्पोर्ट्स पे इसका करता हूँ। आपको खुशी होगी कि अभी मेरी पूरी जीवन कहानी पर 13 एपिसोड्स बन रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स पर, अभी 5 अप्रैल से आने वाले हैं। 13 एपिसोड्स हिंदी क्रिकेट कमेंट्री और क्रिकेट की कहानी मेरी जबानी है। 55 साल 57 साल हो गए कमेंट्री करते करते, 18-19 साल से कमेंट्री करता हूँ, तो इतने साल हो गए। तो क्रिकेट की कहानी भी लगभग मेरे साथ ही चल रही, और भारतीय क्रिकेट की कहानी तो अभी चल रही है मेरे साथ ही। तो वो कहानी पूरी मैंने उसमें बयान की है और मेरे शब्दों में, तो वो आ रही है। अभी विविध भारती पे 2 घंटे का, 1-1 घंटे का भी आया मेरा, तो जिसमें गाने भी सुनाते हैं ना, विविध भारती में मेरी पसंद के गाने भी सुनाते जाते हैं, कहानी भी चलती रहती है। तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि इससे मुझे कोई गर्व हो रहा है, मुझे ऐसा, फिर भी हम शुक्रगुजार। नाशुक्रा होना आज के ज़माने की बड़ी ख़राब बात आ गई है। आज के ज़माने में आज लोग शुक्रगुजार नहीं रहते। आप किसी बच्चे का एडमिशन करा दीजिए किसी प्रिंसिपल से कह के, वो कहेगा कि हमारा तो बच्चा ही होशियार था। तो आप एक बात ध्यान रखिए कि जिसका भी आप काम करके दोगे वो आपके प्रति शुक्रगुजार नहीं रहेगा, और इस बात के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखिए कि अच्छा काम करिए, और अच्छा काम करके आपको अगर पछताना नहीं पड़े कि इसका मैंने काम कर दिया, तो फिर समझना कि आपने अच्छा काम किया, क्योंकि आपके प्रति वो नाशुक्रा रहेगा ही 99% जिसका भी आप काम कर रहे हो। ये जीवन की एक सच्चाई है, मेरा ही नहीं, बड़े बड़े ऋषिगण यही बात बोलते हैं। लेकिन फिक्र मत करिए, अच्छा काम छोड़िए मत। और एक बात ध्यान रखिए कि ज़माना वो आ गया है जब अच्छे वाले की पहचान कम है, अपने वाले की बात ज़्यादा हो रही है। लोग अच्छे वाले को नहीं पूछ रहे, अपने वाले को पूछ रहे हैं। उसमें आप लोगों का कर्तव्य है, जो समाज में अग्रणी है, जवान है, और आपकी तमन्ना है आगे बढ़ने की, तो आप लोगों का एक कर्तव्य है कि अच्छे वालों को अच्छी जगह पर पहुंचाएं। ये आप लोगों का कर्तव्य भी है। और राइट, 1-2 सवाल और मैं ले लेता हूँ, हालांकि बातें करने का तो बहुत मन है। सवाल ये है कि आप अक्सर एक बात का जिक्र करते हैं कि एक बेहतर कमेंटेटर वो हो सकता है जो सत्य बोल सकता है, सत्य बोलता है, सत्य बोलने की क्षमता रखता है। क्या कमेंट्री करने के दौरान कभी निराशा भी हाथ लगी? क्या कमेंट्री करने के दौरान असफलता भी महसूस करते हैं आप, या फिर हर दिन रोमांच से भरा होता है, हर दिन एक्साइटमेंट से भरा होता है?
नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं कई बार मुझसे पूछते हैं कि कमेंट्री कला किस बात की कला, तो मैं कहता हूँ कि सत्य बोलने की कला का नाम कमेंट्री है। अब आप सोचिए कि महाभारत के जो संजय थे ना, वो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पहले कमेंटेटर थे, जो कि एक अंधे व्यक्ति को अपने शब्दों के जरिए युद्ध का पूरा चित्र खींच देते थे। उससे बड़ा कमेंटेटर तो कोई हो नहीं सकता। और लोग भले ही कहें कि जॉन ऑर्लॉट पहले थे या ब्रायन जॉनस्टन पहले, मैं तो कहता हूँ महाभारत के आदिकाल में महाभारत के संजय पहले कमेंटेटर थे दुनिया के। तो सत्य बोलने का एक उदाहरण है कि एक बार कानपुर टेस्ट मैच में हम कमेंट्री कर रहे थे और प्रणव रॉय बोल्ड हो गए बॉल पे, और राज सिंह डूंगरपुर हमारे साथ थे, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति, मेरे बहुत अच्छे संबंध, मुझे प्यार भी बहुत करते थे। तो जो हमारा एक दूसरा कमेंटेटर था, उन्होंने कहा कि गेंद अंदर की तरफ आई और बैट और पैड के बीच में से निकलकर बोल्ड हो गई। मैंने कहा राज भाई, मुझे तो लगा कि ये मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप पर चली गई और वो अंदर खेल गए और ऑफ स्टंप उड़ गया। तो उस समय देखिए रेडियो था, कोई टेलीविज़न का नज़दीक से तो दिखता नहीं था। आपका क्रिकेटिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, और गेंदबाज का हाथ कैसा गया उससे पता चलता है कि आउट स्विंगर कोई होगी। ये सब चीज़ें इंजीनियर बनने के कारण मुझ में थी कि मैं हाथ से गेंद को देख लेता था। तो उन्होंने कहा कि लेकिन सत्य के प्रति उनकी निष्ठा देखिए। उन्होंने कहा एक काम करते हैं यार, अपन लोग लंच के समय प्रणव रॉय से ही पूछ लेते हैं कि क्या हुआ। तो लंच के समय हम लोग गए सभी कमेंटेटर्स, और उन्होंने उससे बोले कि नहीं, गेंद ऑफ मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ गई थी और ऑफ स्टंप पे उड़ा था। अब देखिए रेडियो कमेंट्री का जमाना था, टेलीविज़न तब था नहीं। भारत में टेलीविज़न तो 1982 में आया, ये बहुत बरसों पुरानी बात है, 1975-76 की बात है। तो वो कमेंटेटर्स क्या, कई रेडियो कमेंटेटर्स ये भी सोचते हैं कि भाई किसने देखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, आपने अंदर आ गई बोल दिया तो भी क्या हो गया, बात तो चली गई, बोल तो हो गया ना, तो क्या बात है, कोई फिक्र नहीं। लेकिन राज सिंह डूंगरपुर के सत्य के प्रति निष्ठा, उन्होंने लंच के बाद जैसे ही शुरू हुआ कि आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू दी लिसनर्स, उन्होंने सब अंग्रेजी में कहा कि एक्चुअली वी सेड, उन्होंने सारा दोष कमेंट्री टीम की तरफ से खुद ले लिया। कमेंटेटर कोई और था, वो बेशर्म आदमी नहीं बोला कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन राज सिंह डूंगरपुर ने कहा कि ऑन बिहाफ ऑफ द कमेंट्री टीम हम आपसे वी वांट टू बेग योर अपॉलॉजीज। ये कहा उन्होंने कि एक्चुअली द बॉल मूव्ड फ्रॉम मिडिल स्टंप टू द ऑफ स्टंप एंड ही प्लेड इनसाइड द लाइन ऑफ द बॉल एंड ही वाज बोल्ड, नॉट एज वी सेड, नॉट एज आवर कमेंट्री टीम सेड कि इट केम इन। तो ये जो बात है ना, सत्य बोलने की कला, ये अब सत्य बोलने की आदत जिनको है उनको कमेंट्री में जाना चाहिए, ये भी एक बात है। ये सवाल दरअसल यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। कभी भारत मैच अगर हारती है तब आपका एक्सप्रेशन क्या होता है? क्या वो एक्साइटमेंट होता है जो भारत के लिए जीत में होता है अन्य देशों के लिए? देखिए, दूसरी जो मेरी किताब है क्रिकेट कमेंट्री, एक कला एक विज्ञान, तो ये इज वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स। पिछले एक साल में 65,000 कॉपियाँ बिक चुकी हैं नेशनल बुक ट्रस्ट से। इतनी कॉपियाँ किसी इंदौर के किसी या मध्य प्रदेश के किसी व्यक्ति की बिकी नहीं। तो उसमें मैंने लिखा है पक्षपात रहित कमेंट्री, ये सबसे बड़ा गुण होता है कमेंटेटर का। जब आप कमेंट्री करते हो ना, तब आप ये नहीं कह सकते कि हे भगवान अब इंग्लैंड का विकेट गिर जाए। आजकल हम देख रहे हैं, आजकल कमेंट्री इस तरह की हो रही है। तो ये सबसे बड़ा गुण होता है कि आप किसी देश के व्यक्ति नहीं, अंपायर की तरह हो आपको निष्पक्ष, आपका दिल तो चाह रहा है कि भारत जीते, लेकिन आपका कर्तव्य कह रहा है कि आपको जो बात करनी है वो निष्पक्ष करनी है। अगर विपक्षी टीम का कोई बल्लेबाज अच्छा स्क्वायर कट मार रहा है या अच्छा कवर ड्राइव मार रहा है तो उसकी भी आप प्रशंसा करिए। तो ये बात हमने सीखी है। दिल भले ही, एक बार मुझे याद है कि बेंगलोर टेस्ट मैच हम पाकिस्तान से हार गए और मैं कमेंट्री करता था और मन बहुत दुखी था, तब मैं बहुत छोटा भी था। बिशन बेदी भी कमेंट्री कर रहे थे और एम एल जयसिम्हा, इतने बड़े खिलाड़ी, वो भी कमेंट्री कर रहे थे। और मेरे मुंह से निकल गया कि भले ही भारत ये मैच हार गया, लेकिन जितना अच्छा ये मैच हुआ उससे क्रिकेट जिंदा रखने में भारत मदद की। अब शाम पड़े भाई, सुनील गावस्कर साहब ने मुझे पकड़ लिया, बोले एक बात हमेशा ध्यान रखो कि इफ़ यू आर ए लूज़र यू हैव नॉट प्लेड गुड क्रिकेट।
अगर आप हार गए हो तो आप अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। नेवर ग्लोरीफाई डिफीट। अगर आप हार को महिमा मंडित करोगे तो भारत हारता ही रहेगा। तो आप चूंकि इतने लोगों के बीच में बात करते हो, इतने लोग आपको सुनते हैं, तो कभी भी पराजय को महिमा मंडित मत करिए। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। बात सीख ली, मन कितना भी उदास हो लेकिन कर्तव्य पथ पहले की भूमिका को देखें, देश में क्रिकेट की स्थिति को बदलते हुए देखें, तब जब हिंदी का सफ़र बिल्कुल शुरुआत के दौर में था, क्या आज हम ये मान लें कि जो भी संस्थान है उस संस्थान की रफ्तार उस अंदाज में बढ़ सकती है? ख़ास तौर पे एनजीओ, ख़ास तौर पे वो ट्रस्ट, समाज सेवक की भूमिका में निभा रहे वो तमाम लोगों की संस्था जो इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं, जिस रफ्तार में क्रिकेट के इंस्टीट्यूशन को आपने ग्रोथ होते देखा, डेवलप होते देखा, क्या ये तमाम लोग उस भूमिका में नज़र आ सकते हैं? क्या आपका अनुभव क्या कहता है? आप अपने विज़न को किस रूप में देखते हैं सोशल जो वर्कर्स हैं उनकी संस्था को लेकर? जी देखिए, ये अब तक पहले तो पुरुष प्रधान ही खेल हुआ करता था जी कमेंट्री का, लेकिन बाद में तो बहुत सारी लड़कियाँ भी आ रही है और भारत में तो ये चल ही रहा ना कि महिला पुरुष की बराबरी। और एक ज़माना था, आपको आश्चर्य होगा कि हम 15 रुपये दिन में कमेंट्री की हमने, मतलब एक जीवन में कमेंटेटर बनना है, बस ये जोश। और कई बार इतना पैसा घर से लगाया, मतलब गरीबी के दिनों में, आज तो हम लगा सकते हैं, उन गरीबी के दिनों में एक साल में मैंने 1 लाख रुपया का नुकसान किया। वो इसलिए किया कि वो उस समय कहते थे कि हवाई जहाज से चले जाइए कलकत्ता। अब इंदौर बम्बई उस ज़माने में डायरेक्ट फ्लाइट तो होती नहीं थी, और 26,000 टिकट। तो पिताजी ने कहा यार, उनसे पूछा हमने आकाशवाणी में, देखिए वो क्या होता था उस समय कि ईर्ष्या का भाव भी बहुत, हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत ये कि ईर्ष्या का भाव बहुत रहता है। मैं तो किसी से ईर्ष्या नहीं करता था, ही बताता हूँ। लेकिन उस समय मैंने महसूस किया कि जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, तो वो क्या करते थे कि आप जाइए हवाई जहाज से चले जाइए, डोंट वरी, हम आपका कर देंगे स्वीकार। बाद में पता चला कि पैसे लग गए आने जाने के, और पता चला कि वो आपको रेल फेयर दे रहे हैं, स्वीकार नहीं हुआ। भाई हमने बहुत कोशिश की। तो ये दिक्कत तो आती है, लेकिन इसके लिए तैयार रहना चाहिए भारत जैसे देश में। मतलब एक ईर्ष्या का भाव बड़ा रहता है कि जिन पे हम नाज करते हैं ना, वही कहीं ना कहीं आपको ठोकर दे देते हैं। तो ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, पद्मश्री कोई साधारण उपाधि की वजह है नहीं, चौथी सबसे बड़ी उपाधि, और मुझे तो पता भी नहीं था कि पद्मश्री मिल जाएगा। मैं तो जोशो खरोश में कमेंट्री कर देता हूँ बस। और लकीली क्या है, आवाज़ कायम है, अभी भी मेरी आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं है। तो वो जब तक आवाज़ कायम है, दृष्टि कायम है, दृष्टिकोण कायम है, मैं अपना काम करता हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए ये कमेंट्री की जो कला है, आप ऐसा मीठा बोलने की कोशिश करिए। ऐसे बोलिए जैसे आप अपनी पत्नी से सगाई और शादी के बीच में बात करते हैं ना, मीठा मीठा बोलिए भाई, छोटे छोटे वाक्य बोलिए। ऐसा मत बोलिए जब 30 साल शादी के बाद इस तरह से बात करते हो। तो ये कोशिश करिए। पद्मश्री जो है ना, ये काम करते रहिए, क्योंकि ये क्या होता है कि ये अपने आप तो मिलते, जब आप काम करेंगे और आपकी दूती बोलेगी, ये ज़रूर है कि लोग आपको पहचानना आना चाहिए आप क्या काम कर रहे हैं। तो आप में से कई लोग ऐसे काम कर रहे होंगे, खुशी की बात है कि कुछ लोग इस तरह से सोच रहे हैं। लेकिन देश में बहुत सारे लोग इस तरह से सोच रहे हैं। 60-70 हज़ार एप्लीकेशंस आती हैं, हम देख रहे हैं कि अभी भी उसमें से कुछ मिलते तो कुछ ही लोगों को है। तो ये कि इसका मतलब ये नहीं कि आप कम प्रतिभाशाली हैं, यही है कि अपना काम करते रहिए। हो सकता है कि दूसरे को जिसको मिला हो उसका काम ज़्यादा उनको पसंद आ रहा हो, तो कोशिश करते रहिए। इसमें प्रतिभावानों को ही मिलती है। ये मैं अपने आप के हिसाब से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं तो दिल्ली में कमेंट्री कर रहा था और मेरे बेटे का फ़ोन आया कि कुछ होम मिनिस्ट्री के लोग आए हुए हैं, तो वो घबरा गया कि कहीं कोई छापा तो नहीं लग रहा। तो मैं कहा भाई बात कराइए, मैं कमेंट्री का मतलब ऐसे कमेंट्री कर रहा था क्रिकेट मैच की दूरदर्शन के लिए। तो वहाँ पर मेरी बात कराई तो उन्होंने कहा नहीं, वो कुछ और पुरस्कार की बात, मुझे पता नहीं था पद्मश्री के लिए मिल रहा है कि क्या हो रहा है। मैंने कहा भाई कोई एप्लीकेशन तो दी नहीं है। तब वो बाद में पता चला कि ये इस कारण हो रहा था। तो ये होता है कई दफ़े
बट डजंट मैटर, आजकल पारदर्शिता के साथ ही काम हो रहा है और अपना काम करते रहिए, कभी न कभी उसका सही मूल्यांकन होगा। आपको अगर नहीं चुना इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हो गए, आप दुगने उत्साह से उस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करो। मैं आज भी सीखता हूँ, जैसे अभी मैंने कुछ बरस पहले एक नया शब्द निकाला था, तो अंग्रेज़ी वाले भी आप समझिए कि मेरे मुरीद हो गए थे। जैसे बोलते हैं ना, इज बोलिंग इन कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, है ना, बोलते हैं ना शायद कि कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में बॉलिंग कर रहे हैं कि ये ऑफ स्टंप की कुछ ही बाहर जो गेंद होती है ना कि अंदर आएगी कि बाहर निकलेगी, कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी बोलते हैं। तो मैं तो अंग्रेजी में सोचता ही नहीं हूँ, तो मेरे मुंह से अचानक एक कमेंट्री के वक्त निकला कि वो शंका के गलियारे में बॉलिंग कर रहे हैं। जब आप हिंदी में सोचते हैं ना, तो लोगों ने कहना शुरू किया, यार ये तो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी से भी बेहतर शब्द है, इससे बढ़िया शब्द तो कोई हो ही नहीं सकता। कि शंका के गलियारा मतलब ऐसा था ना, सोना कि जिसमें आप कभी भी अचंभित हो सकते हैं, तो वो ऐसे शब्द अचानक निकल जाते हैं। तो अपनी काबिलियत पर भरोसा, और सबसे बड़ी बात कि जैसे बिल्ली गिर जाती है ना तो कैसा आक्रामक हो जाती है, तो मैंने ये देखा कि जब भी मैं गिरता हूँ तो मैं बेहतर प्रदर्शन करता हूँ। ये हर आदमी के अंदर ये बात रहती है कि जब लोग आक्रमण करते हैं तो उसकी भीतरी क्षमता विकसित होती है, तो उस विकसित क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जीवन में इतने सारे लोग हैं, करोड़ों की आबादी है, अवसरों की कमी है, और सबसे बड़ी बात कि जोड़ तोड़ वाला देश है। आप जो बात कर रहे थे ना अभी कि जोड़ तोड़ वाले देश में कैसे प्रतिभा आ गया है, तो ऐसे देश में हिम्मत, दिलेरी और जवाबी हमला, प्रत्याक्रमण तो मैं नहीं बोलना चाहता, मुश्किल शब्द, जवाबी हमला करने की आपकी योग्यता, ये विकसित करने की कोशिश करिए। और ये आंतरिक क्षमता तब आती है जब आप किसी को दोष देना बंद कर दें। मैं किसी को दोष नहीं देता। कई बार होता है ऐसा कि कमेंट्री का असाइनमेंट आपको करना है, आखिरी मौके पे किसी मिनिस्टर का फ़ोन आ गया या किसी का फ़ोन आ गया, तो उन्होंने कहा यार वो तो इंदौर में बैठे, छोड़ दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने बिजनेस में ध्यान लगा रहे हैं, वहाँ भी ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जीवन में अवसाद इकट्ठे नहीं होने चाहिए, ये बहुत ध्यान रखिए कि कुछ अपनी सकारात्मक ऊर्जा को किसी ऐसे काम में लगाइए। आप तो इतने अच्छे काम में प्रवृत्त हैं, आप सेवा का कार्य, इससे ज़्यादा, जैसे विवेकानंद जी बोलते थे ना कि अगर किसी भी बात से संतोष नहीं हो तो सेवा का कार्य करिए, उससे ज़्यादा संतोष किसी काम में मिल ही नहीं सकता। तो वो काम आप कर रहे हैं तो उसमें भिड़े रहिए और संतोष प्राप्त करिए। आपकी जो आंतरिक जितनी ऊर्जा है और आंतरिक जो रचनात्मकता है वो उभर कर और ज़्यादा आएगी। ओके, आपका आंसर मिल गया। ओके।